हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। थोड़ी फ्रेश एयर है, बढ़िया लग रहा है मॉर्निंग में सुबह सुबह। तो चलिए 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की मॉर्निंग वॉक करते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं आपको ये दिखाना भी चाहूँगी कि ये हमारी अपराजिता की बेल है और वाइट कलर की अपराजिता है। ये देखिए, ये वाइट कलर का फूल है, ये सदाबहार है। इसके बाद ये हमारी तोरई की बेल जा रही है। सब गमले में ही लगाया हुआ है, अभी तोरई आई नहीं है। ये गंधराज का पौधा है और ये करेले की बेल है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे करेले लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये करेले लग रहे हैं इसमें और अच्छी बेल हो रही है करेले की। एक करेला ये लग रहा है। ये बीन की बेल है। बीन की बेल मैंने जो है ग्रो बैग में लगा रखी है। देखिए, ये भी बीन की बेल है। ये लौकी में ही पीछे से बेचारे शिमला मिर्च झांक रहे हैं। ये लौकी की बेल है और ये कहीं और लगी हुई थी किसी दूसरे गमले में, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा मैं इसमें लगा दूँ। नीयत तो मेरी अच्छी थी, लेकिन ये सरवाइव शायद ही कर पाए। चलिए, ये भी बीन की बेल है। आगे चलते हैं। ये बैगन के पौधे आ गए और ये मेरा शो पीस और फूलों का सेक्शन है। ये देखिए, सारे फूल हैं और थोड़ा सा व्यू मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा छोटा सा छत में टेरेस गार्डन है, जहाँ मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती हूँ। ये सब डेज़र्ट प्लांट हैं। ये बच्चों, मैं ये भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये जो है ये वाला, ये डेज़र्ट प्लांट है, यानी कि ये रेगिस्तान का पौधा है और इस पौधे को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसकी खूबी ये होती है कि इसका ये जो तना है कॉडेक्स, ये बहुत मोटा होता है। देख रहे हैं आप, ये बहुत मोटा होता है। इसके अंदर पानी स्टोर होता है और इसलिए इसमें जो है पानी कम डाला जाता है। तो ये सारे मेरे जो हैं सब अडेनियम यानी कि डेज़र्ट रोज़ हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इस वक्त तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, किसी किसी में फूल आ रहे हैं, अभी आएंगे, फ्लावरिंग शुरू होगी। ये देखिए, इसमें शुरू हो गई है फ्लावरिंग। और नीचे भी मोस्टली अडेनियम है। ये प्लांट्स हैं। ये मेरी वाटर लिली है और ये भी पानी वाला पौधा है, वाटर कैबेज। ये इधर क्रोटन लगे हुए हैं। ये जरबेरा का पौधा है। ये चंपा हैं, सारी अलग अलग तरीके की चंपा हैं जो मैंने छोटे कंटेनर में लगा रखा है। ये तिकोमा का पीले रंग का फूल है। तो ये एक छोटी सी बगिया है। इधर भी यही सब फूल शोपीस वाले प्लांट हैं। ये पिंक कलर का आपने देखा होगा, मुसंडा का पौधा है। ये चांदनी है और थोड़ा सा रुख इधर का भी कर लेते हैं। ये भी देखिए, ये सारे पौधे जो हैं अलग अलग हैं। सूरजमुखी भी है और ये बेल वाला गुलाब है। ये बड़ा नारंगी का पौधा है। ये सारी चीज़ें हैं। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो कांटे वाला पौधा है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये आप गैस कर सकते हैं ये किस चीज़ का पौधा है। ये तो बच्चों, ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ड्रैगन फ्रूट आपने खाया होगा। ये पिंक कलर का बड़ा सा फ्रूट होता है और शादी ब्याह में अक्सर आपने देखा होगा, बड़ा सा होता है और अंदर काले रंग के, इसके बीच वाला भाग काले रंग का होता है। तो ये पिंक कलर का ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। सर्च करिएगा कैसा होता है ड्रैगन फ्रूट और फिर मेरे को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अभी आए नहीं हैं इसमें, पिछले साल आए थे तो वो बंदरों की भीड़ चढ़ गए।
अब थोड़ी सी और आगे सैर कर लेते हैं अपने इसकी टेरेस गार्डन की, फिर हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा कैक्टस का पौधा देख रहे हैं आप, इतना बड़ा कैक्टस है ये देखिए, ये कितना बड़ा कैक्टस है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये बाकी वही नॉर्मल पौधे हैं, गुड़हल के, केली के, फिर ये इधर भी थोड़े पौधे रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा बोनसाई सेक्शन आ गया। ये हमने बोनसाई बनाई हुई है। ये एक बोनसाई है, ये बरगद की बोनसाई है, ये देखिए बरगद की बोनसाई, और ये पाकड़ की बोनसाई है। देखिए इधर से देखिए, ये पाकड़ की बोनसाई है। ये फिर हमारा कैक्टस का सेक्शन आ गया है। ये सब कैक्टस का पौधा है। अच्छा, कैक्टस में बच्चों फूल बहुत अच्छे आते हैं, ये देखिए, ठीक, ये कैक्टस का पौधा है। और ये भी कुछ पौधे यहाँ रखे हुए हैं, ये भी कुछ पौधे हैं, ये भी कुछ पौधे हैं। इधर हमने जो है ये भी बोनसाई बनाने की कोशिश करी है थोड़ी सी मैंने, ये जेट प्लांट की बोनसाई बनाने की कोशिश करी है और अभी काम चल ही रहा है। और ये सब बोगनविलिया है, इधर के सेक्शन में आप देखेंगे तो ये सब बोगनविलिया है। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। अब हम आज पढ़ते हैं, मेन टॉपिक है हमारा सोवियत संघ के विघटन के कारण। हमने देखा शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस जो है पूरे विश्व को अपने अपने गुट में शामिल करने में लगे हुए हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये शीत युद्ध में जो है सोवियत संघ कमज़ोर पड़ता जाता है और फिर 1991 में आकर सोवियत संघ के टुकड़े हो जाते हैं, विघटन हो जाता है। विघटन मतलब टूटना, सोवियत संघ टूट जाता है। जिन 15 देशों से, जिन 15 राज्यों से सोवियत संघ मिलकर बना था, वो 15 राज्य टूट जाते हैं। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसे क्या कारण हुए कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोवियत संघ के विघटन का माना जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को। पूरा जिम्मेदार समझा जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को, कि मिखाइल गोर्बाचेव जो कि उस वक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और क्योंकि सोवियत संघ तो फिर टूट ही गया, तो सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति थे। इनकी वजह से सोवियत संघ जो है वो विघटित हो गया, वो टूट गया। और इसीलिए बच्चों एक बात मैं बताऊं, रूस में मिखाइल गोर्बाचेव की जयंती नहीं बनाई जाती है, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने का पूरा ठीकरा वो मिखाइल गोर्बाचेव पर फोड़ते हैं। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो उस वक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनकी नीयत अच्छी थी। उन्होंने जो सोवियत संघ में सुधार करना चाहा, क्योंकि सोवियत संघ की कंडीशन कैसी थी, सोवियत संघ में जो है आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, और जितना भी पैसा सोवियत संघ का, जो देश का पैसा है, वो ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा था, जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी जेबों में जा रहा था। और जो पैसा उससे बच रहा था वो कहाँ जा रहा था, क्योंकि सोवियत संघ भी भैया उसको भी महाशक्ति बनना था, तो वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, उसके लिए शस्त्र बना रहा था, तो सारा पैसा सेना में, उनके लिए हथियारों में। और जो सोवियत संघ के अड़ोसी पड़ोसी देश थे, उनको वो अपने गुट में शामिल करना चाह रहा था। तो भैया किसी को अपने गुट में शामिल करेंगे तो लालच देना पड़ेगा, तो सोवियत संघ उनकी भी आर्थिक मदद करता था, जिससे कि भाई वो इसके गुट में शामिल रहें। तो जितने भी संसाधन थे, जो भी पैसा था, वो पैसा या तो भ्रष्टाचार में जा रहा था, या सेना के में हथियार में जा रहा था, या फिर अड़ोसी पड़ोसी देशों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए उनको दिया जा रहा था। तो जिसके कारण सोवियत संघ की जनता जो है वो अपनी सरकार से बेहद नाराज़ हो गई थी, क्योंकि खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। जो सोवियत संघ में हमने पढ़ा था, जो सोवियत प्रणाली थी, उसमें सुई से लेके कार तक
बनती थी, मतलब उसके उद्योग धंधे इतने मजबूत थे, सारी की सारी चीज़ें सोवियत संघ में बन रही है और कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे जब भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर हो गया तो 1990-91 तक सोवियत संघ की ये स्थिति हो गई कि खाना भी, खाद्यान्न भी, अनाज भी उन्हें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। जूते, चप्पल, पेस्ट, मक्खन, दूध, दही, इन सब की कमी हो गई थी। तो ऐसे समय में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो वो अच्छी नीयत से आते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई मैं कुछ सुधार करूँगा सोवियत संघ में कि जिससे कि हो सकता है सोवियत संघ की हालत सुधरे। तो उन्होंने सुधारवादी नीतियाँ अपनाई। उन्होंने 2 नीतियाँ अपनाई। पहली नीति उनकी कही जाती है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त को कहते हैं खुलापन। और दूसरी नीति कहलाई जाती है पेरिस्ट्रोइका, जिसका मतलब है पुनर्गठन। तो ये बेटा आपके टिप्पणी में और लघु उत्तरीय में ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए 2 नीतियां अपनाई, एक ग्लासनोस्त की जिसको खुलापन कहते हैं और एक पेरिस्ट्रोइका जिसका पुनर्गठन मतलब है। तो थोड़ा सा हम ग्लासनोस्त की का मतलब जान लेते हैं। पहली नीति जो मिखाइल गोर्बाचेव लेके आए, ग्लासनोस्त, जिसका अर्थ है खुलापन। अब खुलापन इस नीति में क्या चाहते थे, क्या किया उन्होंने? तो जैसा कि हमने देखा है कि सोवियत संघ में केवल एक ही दल था, समाजवादी दल या साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी का एकाधिकार होता था। तो गोर्बाचेव ने जो है इसका एकाधिकार ख़त्म कर दिया और लोगों से कहा कि भाई आप अपने दूसरे दल भी बना सकते हो, जैसे कि भारत में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है ना, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, आप भी है, कई सारे दल हैं। लेकिन हमने देखा था सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी कि एक ही दल था और वही अपनी तानाशाही करने लगा बाद में। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ये ख़त्म कर दिया कि भैया आप साम्यवादी दल का एकाधिकार नहीं चलेगा, उसकी मनमानी नहीं चलेगी और लोग अगर चाहें तो अपने अपने दल बना सकते हैं। दूसरा सोवियत प्रणाली में क्या था कि जो भी संचार के साधन थे, जहाँ से हमें सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं हमें कहाँ से मिलती हैं, खबरें हमें कहाँ से मिलती हैं, रेडियो से मिलती हैं, टीवी से मिलती हैं, अखबार से मिलती हैं, है ना, और पत्रिकाओं से मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे संचार के साधन होते हैं जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं एक जगह की दूसरी जगह की। तो सोवियत संघ में इस स्तर पर सरकार का नियंत्रण था। भैया जो सरकार चाहेगी वही रेडियो में आएगा, वही टीवी में दिखाया जाएगा, वही अखबार में आएगा। और अगर किसी ने सरकार का विरोध करने की कोशिश करी या सरकार के अगेंस्ट में कुछ दिखाने की कोशिश करी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो गोर्बाचेव ने इसको जो है ख़त्म कर दिया कि भैया रेडियो, टीवी, अखबार ये सब में सरकारी नियंत्रण नहीं होगा कि ये कुछ भी न्यूज़ जो इनको सही लगता है वो ये दिखा सकते हैं, वो ये अखबारों में छाप सकते हैं। इस तरीके से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी। इससे पहले ऐसा नहीं था कि सोवियत संघ में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है और वो छप रहा है, वो टीवी में आ रहा है। लेकिन जो गोर्बाचेव ने अपने खुलेपन की नीति अर्थात ग्लासनोस्त में ये व्यवस्था करी कि भाई लोग जो है अपने विचारों अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था उसको भी पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त कर दिया और लोगों से कहा कि भाई आप अपनी जो है निजी खेती कर सकते हो, आप अपने निजी उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हो, क्योंकि गोर्बाचेव समझ रहे थे कि सब पर सरकार का नियंत्रण है, इसीलिए सब पर जो है भ्रष्टाचार है, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर उद्योग धंधे या खेती कुछ प्राइवेट हो जाएगी, निजी उद्योग हो जाएंगे तो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त नीति को बताते हैं। अब उनकी दूसरी नीति थी पेरिस्ट्रोइका। तो पेरिस्ट्रोइका मतलब पुनर्गठन। इसमें क्या उन्होंने किया? पुनर्गठन में जैसे कि बेटा हम ये देखते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, दिल्ली है ना, और पंजाब है,
साउथ में महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तो सभी प्रदेशों की अपनी अपनी सरकार है। यूपी की अपनी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड की अपनी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री धामी हैं, पंजाब की अलग सरकार है। तो सभी सरकारें अपने प्रदेश को अपने हिसाब से चलाती हैं। कर्नाटक का राज्य कर्नाटक सरकार चलाती है, उत्तर प्रदेश का राज्य जो है योगी जी चलाते हैं। तो सभी राज्यों को अपने अनुसार नीति बनाने का अधिकार हमारे देश में दिया हुआ है संविधान में। तो यही चीज़ जो है मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा, क्योंकि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि वो 15 गणराज्य अपने अनुसार अपने राज्यों को चलाने के लिए नीति बना सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि भाई सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी वही रूस को भी मानना है, वही यूक्रेन को भी मानना है, वही नियम कानून जो है बेलारूस को भी मानने हैं, वो कजाकिस्तान को भी मानने हैं, सबको वही फॉलो करने हैं। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा नहीं, यूक्रेन को अपना राज्य चलाना है तो यूक्रेन अपनी नीति बना सकता है, बेलारूस को अपना राज्य चलाना है तो बेलारूस अपना जो है नीति बना सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने आज़ादी दे दी राज्यों को, गणराज्यों को, कि ये अपने राज्य को चलाने के लिए अपने नियम बना सकते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि सोवियत संघ के जो गणराज्य जो सोवियत संघ के अंडर में रहते हैं, अगर वो सोवियत संघ के अंडर में नहीं रहना चाहते तो वो सोवियत संघ से अलग हो सकते हैं। यही पॉइंट मिखाइल गोर्बाचोव के जो हैं वो सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। इसके अलावा सोवियत संघ के टूटने का, विघटन के क्या कारण थे? जो कल हमने नक्शे में पढ़ा था ना, विश्व के नक्शे में पढ़ा था, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो कि सोवियत संघ के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, ये सब जो है सोवियत संघ के समाजवादी विचारधारा यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पे सब में कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी। तो धीरे धीरे इन देशों को भी ये लगने लगा कि भाई ये जो समाजवाद है, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, तो जो अधिकारी होते हैं वो धीरे धीरे अपनी मनमानी करते हैं, काम नहीं करना चाहते, नीचे के लोगों का शोषण करते हैं और जनता को परेशान करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये देश जो है इनमें समाजवादी सरकारों का, कम्युनिस्ट पार्टी का पतन होने लगा और ये पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। इनको लगने लगा कि भाई ये समाजवाद से अच्छा तो पूंजीवादी देश हैं, वहाँ पर जो जितनी मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से उसकी मेहनत का मेहनताना दिया जाएगा, उसकी मेहनत को समझा जाएगा। और सरकारी व्यवस्था में तो गधा और घोड़ा एक जैसे हैं, गधा भी काम नहीं करे तो भी उसको पूरी सैलरी मिलेगी, घोड़ा भी काम ना करे तो भी उसको पूरी सैलरी मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है उसका भी वही हाल, और जो कुछ नहीं कर रहा है आकर खाली समय बिता के चला जाता है उसको भी उसी हिसाब से तोला जाता है। तो इन देशों को ये लगने लगा, पूर्वी यूरोप के वो देश जो कि सोवियत संघ का समर्थन करते थे, जहाँ पर समाजवाद था, उनको लगने लगा कि भाई ये समाजवाद अब ठीक नहीं है, हमें पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन का कारण कि पश्चिम देशों एवं अमेरिका का समर्थन। भाई हमने देखा शीत युद्ध में कि अमेरिका और सोवियत संघ क्या करते थे, वो विश्व के सभी देशों को लालच देते थे कि भैया हमारे गुट में शामिल हो जाओ। तो अब अमेरिका और पश्चिम देश देख रहे हैं कि भैया सोवियत संघ में तो उथल पुथल मची हुई है, सोवियत संघ के जो अपने गणराज्य हैं वो अपनी सरकार से खुद नाराज हैं, वहाँ पर जो है लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है। तो ऐसे में अमेरिका ने फ़ायदा उठाया, अमेरिका ने उनके गणराज्यों को कांटेक्ट किया, उनके अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को कांटेक्ट किया कि भाई अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हें समर्थन देंगे, चाहे हम तुम्हें पैसे से मदद करें या कोई तुम्हें दूसरा देश परेशान कर रहा है तो हम तुम्हारी मदद सेना से करेंगे। तो इस तरीके से कि ये जहाँ पर समाजवाद जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था, अमेरिका और पश्चिम देश जहाँ की विचारधारा पूंजीवादी थे, जो पूंजीवादी देश थे, वो इनसे कांटेक्ट करके अपना समर्थन इनको दे रहे थे। अब क्या हुआ इसका फ़ायदा, जो कि बाल्टिक गणराज्य कल मैंने बताया था ना, बाल्टिक सागर के पास जो हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक गणराज्य, इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया
इन सभी देशों के अंदर क्या हुआ, देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी। अब इन्होंने कहा कि भैया बहुत हो गया सोवियत संघ के अंदर, अब हम स्वतंत्र होके अपना देश अलग बनाएंगे। तो इन सब में स्वतंत्रता की भावना जोर पकड़ने लगी और ये अब सोवियत संघ से आज़ादी पाने के लिए उत्सुक थे। जैसे हमारा देश भारत, हम ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ, हमने देखा ब्रिटिश शासन जो है, अंग्रेज़ लोग हम पे जो है अत्याचार कर रहे हैं, हमको सता रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है भारत में क्या है, स्वतंत्रता की भावना जोर पकड़ने लगी। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जो सोवियत संघ के जो अंदर सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे, ये जो देश थे, इनको लगा कि भाई अब जो है हमें सोवियत संघ से छुटकारा पाना है, अब हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की भावना जोर पकड़ने लगी। ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के टूटने का। और ये मैंने आपको बता ही रखा था अभी कि सोवियत संघ में जो है, जो भी वहाँ के प्रचार साधन थे, अखबार, रेडियो, टीवी, उन सब पर कड़ा प्रतिबंध था। और आज भी बच्चों जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे आपने देखा होगा चीन है, उत्तर कोरिया है, यहाँ की न्यूज़ हम लोगों को पता नहीं चलती कि चीन में हो क्या रहा है अंदर, उत्तर कोरिया में हो क्या रहा है अंदर, क्योंकि यहाँ की खबरें बाहर नहीं आती हैं। यहाँ की वही खबर बाहर आएगी जिसको सरकार चाहेगी। तो सरकार के विरोध में इन देशों में क्या हो रहा है, इन देशों का पता बाहर किसी को भी नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध है। अखबार, रेडियो, टीवी में, नेट में वही सूचनाएं आएंगी जो सरकार चाहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोवियत संघ के राज्यों में बहुत बड़ा इनको जो है परेशानी थी कि भाई हमें न तो बोलने की आज़ादी है, न कुछ पेपर में छापने की आज़ादी है, हम अपने मन से कुछ लिख नहीं सकते, कुछ टीवी पर प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं। और जीवन स्तर पश्चिम के देशों से, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है, इनका जीवन स्तर बहुत ही खराब हो गया था। जब सोवियत प्रणाली स्टार्ट हुई थी, हमने देखा था कि वहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं था। एक न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित किया गया था कि भैया सबको हॉस्पिटल मिलेंगे इलाज के लिए, सबको स्कूल मिलेंगे पढ़ाई के लिए, सबको घर मिलेंगे रहने के लिए, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर जो है जो समाजवादी सरकार थी वो सत्तावादी बन गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को काम नहीं मिलने लगा, लोगों को जो है खाने के लाले पड़ गए, जो दैनिक वस्तुएं थी उसी का ही वहाँ पर अकाल पड़ गया। हॉस्पिटल और स्कूलों की तो बात छोड़ देते हैं। अब ये लोग जो सोवियत संघ के लोग थे वो अपनी तुलना किससे करने लगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से, कि भाई वहाँ पे तो हर चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, वहाँ सस्ते में इलाज हो जाता है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, रहने को सबको घर मिलता है, और हमारे यहाँ इस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं। कृषि और उद्योग पर भी सरकारी नियंत्रण था, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था और आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी। इसके अलावा ये कारण भी हम पढ़ चुके हैं सैन्यीकरण का, कि सैन्यीकरण में जो है महाशक्ति बनने की होड़ में सोवियत संघ क्या करता था, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है सेना के लिए खर्च करता था, उनके लिए हथियारों के लिए खर्च करता था। इसके अलावा वो अपने खेमे में दूसरे देशों को शामिल करना चाहता था, तो दूसरे देशों को शामिल करने के लिए उनकी आर्थिक रूप से मदद करता था। तो जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी संसाधन सोवियत संघ के अंदर होते थे, उसका आधा खर्चा तो यहाँ पर होता था। तो वहाँ की जनता को लगने लगा भाई हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, और सरकार जो है सेना को बढ़ाई जा रही है, सरकार जो है सेना के लिए हथियार बनाई जा रही है, सरकार दूसरे देशों को जो है पैसा दे रही है। अरे भाई पहले अपने देश के लोगों की चिंता करें, उनकी भूख मिटाए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करे, उनके हॉस्पिटल खोले, उनके लिए घर बनाए, तब तो वो दूसरे देशों की सहायता करे, तब तो अपनी सेना को बनाए। तो ये सब पॉइंट्स तो जो थे वो कारण बने सोवियत संघ के टूटने के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इनको आपको पढ़ना है, और इसमें जो मिखाइल गोर्बाचोव की नीति है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आगे के आपके लिए वीडियो और अच्छे तरीके से बना पाऊँ। ओके, नमस्कार बच्चों।